इसहाक डार ने एक नोवल तरीका इंट्रोड्यूस कराया, जाली अकाउंट्स बनाए। शरीफ फैमिली के जो 40 लोग थे उनके नाम के ऊपर ये पैसा जो है वो वापस लाया गया। हुसैन नवाज ने तकरीबन 1,26,768 यूरोस भेजे। नवाज शरीफ साहब ने वो रकम, उसमें से 80 करोड़ रुपया मरियम नवाज बीबी को दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। क्वेटा के हमले के बाद जब हम इसी की तलाश में थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत वक्त कोई ऐसा बयानिया देगी जिससे पाकिस्तानी ना सिर्फ कॉन्फिडेंट होंगे लेकिन ये भी अहद करेंगे कि फ़िरका वराना तंजीमों को और दहशत गर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे, उस बयानिए की जगह हमें एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का नैरेटिव सुनने को मिला। अब हालांकि माजी में जब बलूचिस्तान में हमले होते थे तो इमरान खान साहब जो तब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछा करते थे कि आप क्या बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं। इस बार भी वही हैशटैग्स नज़र आ रहे हैं, वही सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्वेटा जाएंगे कि नहीं। लेकिन आज जैसे आपने देखा, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने भरपूर डिटेल्स दी, भरपूर इल्ज़ाम लगाए, ना सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब पर बल्कि शहबाज शरीफ साहब पर, इसहाक डार साहब पर, और कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स एक नया तरीका कार था मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का, और जो वहाँ से रीत पड़ी उसके बाद वो सिलसिला जारी रहा, चाहे वो हिल मेटल्स इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो दीगर मियाँ नवाज शरीफ साहब से जुड़ी हुई कंपनियों के नाम हो। और फिर उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने नई इनोवेशन की, उस प्रोसेस को मज़ीद स्ट्रीमलाइन करते हुए अपना भी माली मुफाद किया। अब किस तरह और किस रुख पर ये केस जाएंगे, यही हुकूमत है जिसने अलीम खान साहब के केस के बारे में कहा था कि ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। यही हुकूमत है जिसने कहा था कि हम किसी एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे, जिन लोग ने पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा है उन सब के सब का हम जवाब लेंगे। जनाब बाकिर साहब, ये सब बयानिया से चौधरी साहब ने रखा है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं सर, आज अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा क्वेटा पे तवज्जो देते, बलूचिस्तान पे तवज्जो देते, वहाँ जो, और हम अगले सेगमेंट में ज़रा डिटेल में बात करेंगे, उस पर अगर हमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाती कि लाहे अमल क्या होगा हमें। लेकिन फिर अब मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ फोकस एक बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने फिर से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ट्वीट किया और अब आपने जैसे देखा फवाद चौधरी साहब ने भी एक बहुत डिटेल्ड किस्म का एक्सपोजे किया। तरजीहात थोड़े से दुरुस्त हो सकते हैं सर। असद, यहाँ पर जैसा आपने एक बड़ी खूबसूरती से इन सब चीज़ों को कनेक्ट किया है कि एक तरफ जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, लेकिन शायद आप मिस कर गए कि दूसरी तरफ बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल भी लोगों के लिए तशवीश का बायस बन रही है। तो इस दौरान ये एक बयानिए की जंग है जो अपोजिशन की और हुकूमत के दरमियान शुरू हुई हुई है और अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि जैसे जैसे मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं इसमें भी आपको शिद्दत नज़र आती जाएगी। ये वक्त शायद एक दो दिन बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी ताकि जो मुल्क जो सोग की सूरत हाल में है उससे बाहर निकल आता, फिर बात हो जाती। लेकिन हुकूमत को भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि जिससे आपने कल भी इस पर काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू की थी कि जैसे जैसे ये IMF प्रोग्राम के पास जाएंगे, आपको पता है पीछे से ही उनकी जितनी दी हुई शराइत हैं, चाहे पेट्रोल की कीमतें हैं, चाहे गैस की कीमतें हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट्स हैं, बैंक और दीगर जो कीमतें हैं ज़रूरी अशिया की, टैक्स रेट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। अब जब मसाइल में इजाफा होगा तो खदशा ये है कि लोग सड़कों पर नजर आएंगे और इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से ऑप्शन को डिस्क्रेडिट कर दे इससे पहले कि वो उस पर सूरत हाल पे कैपिटलाइज करे। अभी आप दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन की भी मूवमेंट देखें तो उसमें भी काफ़ी हलचल नज़र आती है। एक तरफ तो आसिफ जरदारी जब से उनके गिर्द ये जो कानून का शिकंजा है तंग हुआ जा रहा है, तो वो भी बारहा मुख्तलिफ मकामात पर जलसों में लोगों से मुलाकातों में भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के जाने का वक्त आया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपने आप को अपोजिशन के दरमियान एक कनेक्शन कहते हैं, वो भी दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं और जिन साहब को अस्पताल में होना चाहिए था वो भी अपना हिस्सा
सियासत में डाल रहे हैं, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए भी थोड़ी सी परेशान कुन सूरत हाल बनती जा रही है, जिसका मेरा ख्याल में उन्होंने तदारुक करने के लिए इस वक्त ये मुनासिब जाना कि ये सब की सब तफसीलात कौम के सामने लाई जाए। ये चीज़ें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तो लीक होती आई हैं, लेकिन यहाँ पर असद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मुझे थोड़ी सी परेशान कुन नज़र आती है कि जनाब ये सब चीज़ें अपनी जगह कोई ना कॉजेज़ ऑफ कंसर्न मैं कहूँ जी है हमारे लिए कि इतनी अमाउंट जो है वो मनी लॉन्डर होती रही है, लेकिन इसको मैं हकीकत नहीं मान सकता हूँ। आपको प्रोसिक्यूशन पे जोर देना चाहिए, आपको केस को अदालतों में ले जाके अगर इन्होंने गलत किया तो इनको सजा दिलवानी चाहिए। दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी अगर आप देखें तो बजाय के इसके जो इन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उन पे अपनी सफाई पेश करें और अपनी वजाहत दे, वो भी जाके दूसरी तरफ उंगलियां पॉइंट करें। तो दोनों जानिब से एक तरह से सियासी मार्का जारी है और ये तमाम की तमाम जो है तवज्जो जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, यकीनन इस PTI हुकूमत ने भी बहुत से मसाइल विरसे में हासिल की है और इसका जैसे मुख्तलिफ लोग कहते हैं ये जो पिछली हुकूमतें थी उनका भी उतना ही हिस्सा है जो अब अपोजिशन में बैठी हैं और जो शोर मचा रही हैं। तो ये सब के सब जो असल मसाइल है इस मुल्क के, वो जहाँ पे आपका सिस्टम जैसे मैंने कल कहा था कि पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर रहा। आप सही कहने जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मसाइल भी इनहेरिट किए। उनमें एक ऐसी सियासी जमात है जनाब जो कुछ 2-3 दहाइयों से इक़्तिदार में है इन वन वे और अनदर। मौलाना फजल रहमान साहब, उनका आपने जिक्र भी किया। अब जो रिपोर्ट सब सुनने में आ रही है जनाब कि हालांकि फजल रहमान साहब आसिफ जरदारी साहब से मिले हैं और आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को कनेक्ट करने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं वो तो बार बार यही कह रहे हैं जनाब कि आसिफ अली जरदारी साहब हालांकि फ़ोटो ऑप के तौर पे और सियासी हलचल के तौर पे फजल रहमान साहब के साथ उठरे बैठ रहे तो हैं, लेकिन अभी भी अपोजिशन जो है वो एक सफ़े पे नहीं है। याद होगा जनाब आपको कि 2018 के इंतखाबात के बाद फजल रहमान साहब को एक अनप्रेसिडेंटेड वो शिकस्त हुई और हुकूमत से भी वो फारिग हुए। तो ये ना सिर्फ JUIF के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और अनप्रेसिडेंटेड किस्म की पोजीशन है, लेकिन उनका अब जो बयानिया है और मौक़िफ़ है वो भी बाकी सियासी जमातों से बहुत ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा जिस तरह कहते हैं हॉकिश है। मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को बिल्कुल सिस्टम से दरपार नहीं होना था, लेकिन फजल रहमान साहब का कहना था कि एक ग्रैंड अपोजिशन का इत्तेहाद होना चाहिए, सबको साथ चलना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज की सूरत में अपोजिशन को सामने आना चाहिए। किस तरह देखते हैं? असद यहाँ पे अपोजिशन जो है अपने ताई एहतजाज की तो तैयारी में लगे हुए हैं या सोच भी रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो का अभी लाड़काना में ख़िताब सुने, आसिफ जरदारी का ख़िताब सुने, आज वो जैसे कल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बाहर भी गए तो वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि मैं और बिलावल जो है इमरान खान का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। आपने कहा अपना बाकिर साहब, बल्कि सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है, हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। जनाब एक तरफ आपने जैसे देखा सिंध बैंक, समिट बैंक, जो तमाम इल्जामात हैं कि आपने इन बैंक्स के जरिए सिक यूनिट्स का सब्सिडी भी माफ़ किया, फिर फेक अकाउंट्स बनाए, उन फेक अकाउंट्स का ओमनी ग्रुप से भी गहरा ताल्लुक था, बहरिया टाउन से भी गहरा ताल्लुक था, उसमें आपके अपने जो रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस थे वो भी दिए जाते थे। ये तमाम एक जो सिलसिला है जो JIT रिपोर्ट में बहुत कॉम्प्रहेंसिवली उन्होंने दिया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही बात कर रही है कि जी हमारी विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये एक डमी हुकूमत है, हमें पता है इनके पीछे क्या कुव्वतें हैं। जरदारी साहब ने तो ये तक भी कह दिया कि हम मार्च करेंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे, और ज़ुबान भी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी जनाब, शायद इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं थी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज सच एहतजाज मोड में नहीं है। और क्यों हो, सिंध गवर्नमेंट में वो आप जैसे जानते हैं जनाब सबसे ज़्यादा नशिस्तें उनकी हैं, हुकूमत उनकी है। अब पिछले 10 साल से तो वो सिंध में मकबूल भी हैं और
इख्तियार भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल किस तरह नजर आ रहा है आपको? असद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल तो आपके सामने है कि वो एक जो अवामी तौर पे मकबूल जमात थी, वो क्या सूबे में, क्या सूबे के चंद इलाकों महदूद होकर रह गई। इसको तो बार बार मेरे ख्याल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आपने उनका ट्रेन मार्च भी देखा तो वो मखसूस इलाकों में से होके गए जहाँ पे उनका, जिसे कहते हैं कि थोड़े से निस्बतन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो शो करना चाह रहे थे कि वो आज भी रेलिवेंट है। अगर वो रेलिवेंट आज होते तो मैं अभी पिछले दिनों जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो बरसी की जो वो हो रही थी, तो मैं उनके कुछ क्लिप्स देख रहा था, तो वो उनके क्लिप्स में भी ये कहा है कि आप अवाम से अपने आप को मुंसलिक करें। अभी जो उनका एहतजाज है, चाहे वो जो भी कहें कि कप्तान को घर भेजने की बात करें या जो भी कहें, लोगों के जज्बात से वो शायद इस्तेफादा करना चाहें, लेकिन उनके जो एक गालिब अंसर है उनकी एहतजाज में, वो ये है कि वो किसी तरह से अपने वालिद गिरामी के ऊपर लगे इल्ज़ामात को छुपाना चाह रहे हैं। वो बजाय कि उन इल्ज़ामात का जाके अदालत में मुकाबला करें, वो वहाँ पर उनको पोलिटिकली थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, ब्रीदिंग स्पेस देना चाह रहे हैं। ये PMLN की भी यही स्ट्रेटेजी है कि वहां जाकर ये जाके सियासी तौर पे इस जंग को लड़े, ना कि वो करे। दूसरी तरफ PTI भी बड़ी ज़िम्मा नहीं है। और जरदारी साहब भी इसी नैरेटिव को मेरे ख्याल से इनकरेज करते हैं कि जी सियासत में हमसे कोई बेहतर नहीं, और फिर जो उनके चाहने वाले वो भी कहते हैं कि जी जरदारी साहब जितने जो व्हीलर डीलर हैं, जो उनकी सियासत में जो महारत है वो किसी और की नहीं है। मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई जनाब। 88 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इक़्तिदार में आई तो सदर का एक बहुत जो बुनियादी मकसद था हुकूमत गिराने का, वो ये था, रादर डिसमिस करने का, वो ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब पे भरपूर करप्शन के इल्ज़ाम थे। जब उनके अपने अपॉइंटेड सदर फारूक लगारी साहब ने भी वही इल्ज़ाम लगाया तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत फिर अगेन वक्त से पहले, मुद्दत मुकम्मल करने से पहले डिसमिस कर दी गई। अब आपने जैसे देखा जनाब, तीसरी बार आसिफ अली जरदारी साहब को जब जमात भी दे दी गई, हुकूमत भी दे दी गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पंजाब से भी मिट गई, खैबर पख्तूनख्वा से भी मिट गई। और लोगों को याद है जब ये कौमी सियासी जमात हुआ करती थी और उसको वोट पड़ा करते थे। जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, क्या ऐसे लीडरान की वजह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इस सिचुएशन में नहीं है? जी बिल्कुल असद, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो पीपल्स पार्टी के मौजूदा सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद है। पीपल्स पार्टी ने हम जो अभी उस वक्त तो इतने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, शायद होश भी हमें नहीं था, तो उस वक्त जो किताबों में पढ़ते हैं कि उन्होंने इससे बदतर ज़माना गुजारा है 80s के अंदर, लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट रही क्योंकि लोगों को यह था कि पीपल्स पार्टी के बानी ने उनको एक पॉलिटिकल विजन दिया था, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दी थी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी उनसे अपना एसोसिएट करे। अभी भी मैं ये जो एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन को जो मैं कह रहा था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये सूरत हाल को भांपते हुए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत है इस वक्त मुकम्मल तौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पे क्लूलेस है कि किस तरह से करना है। लोग सफ़र कर रहे हैं, आपके बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, आपकी महंगाई की शरह बढ़ रही है, लोगों का माशी मुश्किलात बढ़ रही है। इस पर आके अगर पॉलिटिक्स करें, इस पर हुकूमत को टफ टाइम दे बजाय कि हुकूमत को गिराने की बात करें, तो मेरा ख्याल में लोगों की नज़र में उनकी कदर किसी तरह से बढ़ेगी। हुकूमत जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक फुटिंग पे है। सिर्फ आपको अगर वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है तो आप इस चीज को जाके कोर्ट में सर, आपने वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी की बात की, नैब के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत कॉम्प्रहेंसिव किस्म का डिटेल दिया जरदारी साहब के बारे में, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीरे खारजा हैं आपके, उन्होंने भी कहा कि नैब जो है वो एक आज़ाद अदारा है, खुद मुख्तार अदारा है। वो ज़रा सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, और फिर फवाद चौधरी साहब का जो नैब के साथ एक तरह से ट्विटर पर मुबाहिसा था वो भी सुन लेंगे। लेकिन पहले अगर बाकर साहब आपको मैं वो ट्वीट दिखा दूं जो फवाद चौधरी साहब ने की थी। पहले उन्होंने पंजाब के सीनियर मिनिस्टर के मुतालिक की थी, वो ज़रा आई थिंक वो अभी उसको एयर करेंगे, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने खुद जब नैब ने नोटिस लिया कि क्या हुकूमत वक्त नैब के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपने हल्के में काम कर रहा था तो फिर मैंने ये नैब का मास्टरपीस देखा।
तो जनाब, जब वज़ीर इत्तलात और नैब आपस में इस तरह मुबाहिसा करें तो क्या नैब की इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ अच्छी बात की जा सकती है कि नहीं? डू यू थिंक दिस इज वन साइडेड? आज तो असद उन्होंने बड़ी उनके लिए पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि हम मजमूई तौर पे नैब की कारकर्दगी से अपना मुतमईन हैं, लेकिन केस टू केस बेसिस पे इख्तलाफ हो जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा आज थोड़े से मैच्योर रिस्पॉन्स दे रहे थे। लेकिन ओवरऑल जिस तरफ आप डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो उन्होंने कल ट्वीट की थी जिसपे उन्होंने कहा था कि अलीम खान जो कम संगीन जराइम में अंदर हैं, उनकी निस्बत जो ज़्यादा संगीन जिन लोगों पे जराइम है वो इल्ज़ामात हैं वो बाहर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ आज जो इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग पे जो ट्वीट की है, इससे लगता है कि हुकूमत किसी हद तक अपोजिशन की सियासत से थोड़ी सी परेशान है। अगरचे शुरू में उनकी ये कैलकुलेशन ज़रूर थी कि आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है, अपोजिशन डिस्क्रेडिट हो चुकी है, अपोजिशन कमज़ोर है, उसके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन शायद जो सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है कि उनको अब थोड़ी सी परेशानी लाहक हो रही है। जिस तरह की मैसेजिंग PTI की तरफ से हो रही है, तो वहाँ भी हमें उस तरह का कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा जनाब। लेकिन वक्फे से पहले अब आपने कहा कि जी उनको कॉन्फिडेंस नहीं उस तरह आ रहा और जो हुकूमत है उसका भी बयानिया सीधा नहीं हो रहा। कोई कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद आप शायद पिछली हुकूमतों पे उनको उस तरह कसूरवार ना ठहरा सकें। उस पर ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुन लेते हैं। मुल्क मकरूज हो गया 30,000 ट्रिलियन का, 24,000 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ की 8 माह की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। असद उमर साहब हो या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। इसमें कोई शक नहीं कि 2008 से 2018 10 साल के बाद एक माशी मीरास है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दोजहद तो कर रही है। लेकिन कौमी सलामती के हवाले से क्या ये सियासी जमात बाकियों से मुख्तलिफ नुमायां हुई है? और खसूसी तौर पर बलोचिस्तान के हवाले से क्या कुछ? अगर 1 मिनट मुझे दें तो मैं इनका जरा एक जवाब दे दूं। जी बाकी साहब, मैं आपका ये जो जवाब है ये अगले हिस्से में ही लूंगा सर, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है। अगले हिस्से में क्वेटा की भी बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। आलूओं की बोरियां जो हैं उनके अंदर ही कोई आईडी छुपी हुई थी। अब ये रिमोट थी या टाइम थी, इसके बारे में हमें एक्सपर्ट जो है वो अभी क्राइम सीन देख रहे हैं। खुद कुछ धमाका था, ये खास कम्युनिटीज़ में टारगेट नहीं था। उसमें मरी बलोच भी हैं, तो मरी भी शहीद हुए हैं, मुख्तलिफ लोग और शहीद हुए। हज़ारा कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है। जैसे आपने सुना, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो का कहना था कि बहुत लोग शहीद हुए और किसी मखसूस कम्यूनिटी को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन जिन कलादम तंजीमों ने जुमा के हमले की ज़िम्मेदारी ली थी, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि एक फ़िरके के बुनियाद पे उन्होंने लोगों को निशाना बनाया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ FC के लोग भी इसी जंग में शहीद हुए हैं, मरी बलोच भी शहीद हुए, हज़ारा बरादरी भी शहीद हुई है। लेकिन अब सफ़ा पलटना है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना है, मंजिल तक लेके जाना है। अब एक जानब हज़ारा बरादरी तीसरे कंसेक्यूटिव दिन के लिए एहतजाज कर रही है और कह रही है कि हमें तसल्लियों से आगे बढ़ के अब फौरी तौर पर तामीरी इक़दामात की हमें ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानब CTD की तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है और हज़ारगंजी में जो हमला हुआ था उस पर भी अब इन्वेस्टिगेशन और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का माजी में कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी क्वेटा का कोई हमला हुआ करता था क्वेटा नहीं जाते थे और वो बलोचिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फ़िलहाल बलोचिस्तान नहीं जा पाए। सोशल मीडिया में भी अब यही ट्रेंड कर रहा है कि वज़ीर आज़म बलोचिस्तान जाएँ, वज़ीर आज़म क्वेटा जाएँ और वहाँ ना सिर्फ हज़ारा बरादरी के दुख दर्द में शिरकत इख्तियार करें, लेकिन उसके साथ साथ एक नया नज़रिया और एक नया प्लान आपको चाहिए जिसकी वजह से फ़िरका वाराना हमलों को आपको
मिटाना होगा, ना सिर्फ बलूचिस्तान से लेकिन पूरे मुल्क से। जनाब बाकिर साहब, अब गोइंग फॉरवर्ड सर क्या कुछ किया जा सकता है? माजी में आपने कार्रवाइयाँ भी देखी, मिलिट्री कार्रवाइयाँ भी देखी, और जैसे आपको पता है जो हज़ारों के इलाके हैं वो भी सबसे ज़्यादा हेविली सिक्योरिटाइज्ड हैं, उधर नाके भी हैं, एक सिक्योरिटी एस्कॉर्ट भी है। आप एक सोच के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, उस सोच को किस तरह ख़त्म किया जाए और कलादम तंजीमों को हकीकत में किस तरह कलादम करार दिया जाए? असद, ये तो हमने कल कहते हैं कि इस पे काफी गुफ्तगू की थी, आज जो कि हमें पहले अपने सर उसके हवाले से वही मैं उस तरफ आने लगा हूँ कि हमने अपनी माजी की गलतियां जो हम अपने खुद अपने ऊपर, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड कहते हैं, वो लगाया, और हमें वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए मिलिटेंट्स के खिलाफ, और जो इदारों के जो अपने आप को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उनके अंदर रहने की भी ज़रूरत है, तब जाके फिर उसके बाद जो कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन जो अब नया एलिमेंट इसमें मेरे ख्याल में इस केस में जो उसको ज़्यादा अर्जेंट कर देता है कि ये इसको डिस्कस किया जाए, वो ये है कि दाइश का क्लेम, जो दाइश जो उनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको क्लेम किया है कि हमने ये अटैक कराया। अब यहाँ पर दाइश का हम ये देख रहे हैं कि 2015 ऑनवर्ड्स बलूचिस्तान में इंग्रेस हुआ, अगरचे हमारे इदारे नहीं मानते, लेकिन आपको याद होगा कि जो पहला उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई वो मस्तूंग में हुई थी, जब चाइनीज़ को अगवा किया गया था। और अभी भी कहा जाता है कि मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई है कि क्वेटा के इर्द गिर्द और मस्तूंग के इर्द गिर्द इनके कंसंट्रेशन थोड़ी सी बहुत मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक्ट कर रहे हैं। अब ये बलूचिस्तान को इन्होंने क्यों चुना हुआ है, क्यों उधर ये मुसलसल वहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस ओवर द ईयर पिछले 4-1 साल से हमें नज़र आ रही है। 2016 में इन्होंने 4 बड़े बड़े अटैक्स किए थे। सिर्फ लोगों की याद दहानी के लिए बता दूँ, वो कला पे अटैक इन्होंने क्लेम किया था, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पे किया था, शाह नूरानी का मज़ार है उधर किया था, और अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर भी जो हमला हुआ था वो भी दाइश ने क्लेम किया था। अब बलूचिस्तान इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी लगता है, ईरान से भी लगता है। इनका बड़ा देर से ख्वाब है, जब ये इराक में या सीरिया में भी थे, कि किसी तरह से ईरान में पेनिट्रेट करके वहाँ पे किया जाए, तो ये कि उनके लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पे काम दे सकता है। फिर हमारे यहाँ पर हमने नेशनलिस्ट के को काउंटर करने के लिए एक फ्लॉड अप्रोच रखी थी कि हमने थोड़ी सी जिसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पैटर्नाइज किया इस इलाके में, जिनके मदारस वगैरह बनाए, वो अब इनके साथ अलाइन हो चुकी हैं, जिनमें आपको लश्कर जंगवी अल-आलमी और जमातुल अहरार वगैरह की भी। और एग वाली बात नहीं हुई बाकिर साहब, क्या ये वही बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो शाम में भी थी और इराक में थी? अब और मैं इस बात पे आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हमने बहुत ही नॉन सीरियसनेस से दाइश के साथ डील किया है। माजी में भी जब चौधरी निसार साहब तरदीद किया करते थे, वजारत दाखिला भी तरदीद किया करती थी, तो सब के सबको पता था कि जी दाइश के मार्किंग शुरू हो चुके हैं, दाइश का इनग्रेस शुरू हो चुका है, उनके पैम्फलेट्स और उनका जो लिटरेचर है वो भी बलूचिस्तान में वाज़े होना शुरू हो गया था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सर, क्या ये एक तरह से एक फ्रेंचाइज की तंजीम नहीं है कि वहाँ जो पहले से ही कलादम तंजीमें मौजूद थीं उनको अब दाइश का अम्ब्रेला दे दिया गया? ये वही वाला जो वेरिएंट है इराक वाला, शाम वाला, उससे तो मुख्तलिफ है शायद। अच्छा, मेरा ख्याल में ये एक फ्रेंचाइज है या वो आउटसोर्स करते हैं एक्टिविटीज। इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने के आखिरी सांसों पर है दाइश। वहाँ पर वो उन्होंने अपना वजूद जाहिर करना था यहाँ पर, इसलिए से किया गया। मैं सिर्फ अपने जो आर्गूमेंट के सपोर्ट में थोड़े से मैं स्टेटिस्टिक्स देना चाहूँगा कि 2018 में 5 हमले जो थे क्वेटा में और मस्तूंग में जो दाइश ने क्लेम किए, जो लश्कर जंगवी अल-आलमी के साथ मिल के किए थे, जबकि पिछले साल की स्टैटिस्टिक शो करता है कि लश्कर जंगवी ने 6 अटैक ऑन इट्स ओन क्लेम की हुई हैं। इसका मतलब है कि दोनों इंडिविजुअली भी एक्ट करते हैं, पार्टनरशिप भी करते हैं। दाइश ने यहाँ पर बलूचिस्तान में एंट्री के लिए कुछ पार्टनरशिप बनाई है, जिसमें लश्कर जंगवी के साथ भी उसने बनाई, उसने लश्कर खुरासान के साथ भी बनाई, उसने जमातुल अहरार के साथ भी बनाई। लेकिन जो उसकी सबसे फ्रूटफुल पार्टनरशिप थी वो लश्कर जंगवी के साथ थी, क्योंकि उनका नेटवर्क जो था बलूचिस्तान में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और जो बड़ा ऑपरेशन काउंटर दाइश ऑपरेशन हुआ था मस्तूंग में मिलिट्री
का, जिसमें काफ़ी सारे इनके कमांडर्स भी मारे गए थे। वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग जो थे लश्कर जंगवी के मौजूद थे जिनको वो मारा गया। अभी आप देखें कि पूरे मुल्क में काउंटर जिसे सारी कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशंस कहते हैं या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कह रहे हैं, वो जारी हैं। लेकिन आप देखें किसी तरह से इनका नेटवर्क बलूचिस्तान में बदस्तूर कायम है। उसकी वजह यह है कि इनके तमाम ऑपरेशंस का फोकस जो है वो पंजाब और दीगर इलाकों में रहा है, निस्बतन बलूचिस्तान में कम रहा है जहां पर ज्यादातर पिकेट्स पे जोर है और वो इनको स्पेस थोड़ी सी मिल जाती है कि वहां जाकर ये कार्रवाई करें। हमें अपने जहन में एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी रखनी है कि दहशतगर्द जो है या अस्करियत पसंद तंजीम है वो कोई उनमें से अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती। बलूचिस्तान का हल सियासी होगा, किसी अस्करी तंजीम की जनाब कार्रवाइयां तो बहुत हुई हैं और अभी हमने पिछली बार भी बात की थी जिसमें अभी कर्नल सोहेल आबिद साहब भी पिछले साल शहीद हुए थे। आपके कुछ 24 साल के आपके सिपाही थे जो शहीद हुए थे इन वेरियस ऑपरेशंस, चाहे वो मस्तूम में हो, चाहे वो क्वेटा में हो, किली अलमास में हो, चमन में हो। बहुत ऐसे इलाके थे जिधर इन्हीं तंजीमों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की गई थी, उनके लोग गिरफ्तार भी किए गए थे, वो हॉट परस्यूट में हलाक भी कर दिए गए थे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान में काउंटर सेक्टेरियन कार्रवाइयां की तो गई हैं, लेकिन असद उनमें शायद उस तरह का रिजॉल्व, उस तरह का जज्बा लेकिन नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए रमजान मैंगल जो है अभी भी आज भी खुले बंदों फिरता है, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करता है। लेकिन आपने उनकी जो कैपेसिटी है उसको क्या डिग्रेड नहीं कर दिया? अगर आप जनवरी 2013 और फरवरी 2013 में देखें, मसला स्नूकर हॉल में किया करते थे, सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए किया करते थे, उसके निस्बत जनाब क्या इनकी कैपेसिटी डिग्रेड नहीं हुई? क्या ये कमजोर नहीं हुए? असद डिग्रेड करने का मसला नहीं है, इनको एलिमिनेट करना है। अगर देखें दाइश अगर ये क्लेम कर रही है और 2016 से ऑनवर्ड क्लेम करी है, लंबा टाइम हो गया, हम इस मसले को की तरफ से नजर नहीं चुरा सकते। जनाब अगले हिस्से में बात करेंगे कराची शहर के मुल्क और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच कशीदा से कशीदा ताल्लुकात की। रहिएगा हमारे साथ। सन 70 में इस मुल्क को तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही अमली तौर पर सिंध को भी तकसीम किया। 18वीं तरमीम में धोखा किया गया, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर आम पाकिस्तानियों से उसका इख्तियार छीन लिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनका हक। दो राय, करप्शन, तासुब, बदनवानी, ये 3 नए रिकॉर्ड हैं जो इसी नस्ल परस्त हुकूमत ने कायम किए हैं। ये वो अल्फाज थे जिनसे खालिद मकबूल सदीकी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरपूर इल्जामात लगाए, लेकिन मुत्तहिदा के कुछ पुराने शिकवा फिर सामने आए। एक कोटा सिस्टम, एक रेवेन्यू जनरेशन, जिसमें उन्होंने फिर से कहा कि 2 सिंध हैं, एक वो वाला सिंध जहां 95% आपका रेवेन्यू जमा होता है और एक वो वाला सिंध जो ना सिर्फ 5% से कम रेवेन्यू देता है बाकी मुल्क को, लेकिन वो वाला 95% भी खाना शुरू हो जाता है। जनाब बाकिर साहब, हम MQM की जानिब से ये एतराज़ पहले सुन चुके हैं, लेकिन अब 18वीं तरमीम का भी एक नया एक एलिगेशन है कि आपने सूबाई सतह पर तमाम इख्तियारात वो एक्यूमुलेट कर लिए हैं और जो हमारा पुराना सर एक इस शो पे जो हम बार बार कहते हैं, हुकूमत करते नहीं है और किसी और को करने नहीं देते। असद यहाँ पे जो 18वीं तरमीम का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं समझता हूँ कि वो आपको कानून में एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, आपको कानून में ये चीज़ श्योर करनी है, गारंटी करनी है कि वो जो आपके इख्तियारात हैं और जो आपके माली वसाइल हैं जिनकी वजह से असल ये सारा 18वीं तरमीम पर तनाज़ा बना हुआ है वो निचली सतह तक जाए। वहाँ पर कानून में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये शायद सब पार्टीज़ को मिल के इसको देखना पड़ेगा। और एक और भी चीज़ है जनाब, और मैं मेरे ख्याल से इस बात को एग्जैजरेट नहीं करूँगा कि जो कराची शहर में एक तरह से एहसास महरूमी है, उसका एक बहुत बड़ा जो मकसद है, एक बहुत बड़ी जो वजह है, वो
कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम का जो एक परचम एक ही सियासी जमात ने बार बार लहराया था, उस वजह से जनाब कुछ डिसअफेक्शन बनी है। आप इसको मेरे ख्याल से अब हटा दें। जो आपने उससे पहले एक लैटरल एंट्री का निज़ाम कायम किया था और किस कानून साजी के ज़रिए किया था, वो भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन मुत्तहदा फिर घूम फिर के उसी कोटा सिस्टम पे आती है। क्या कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जनाब वफाक में दैट कैन डू अवे विद दिस? या अब तो खैर क्योंकि हर चीज़ डिवॉल्व हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो इसमें कुछ मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा? कभी भी नज़र आएगा? असद, यकीनन मसला है इस वक्त वहाँ पर कोटा सिस्टम का, और मेरे ख्याल में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो एतराज़ है वो जो पार्टी जो इस पर सियासत कर रही है, ये आर्टिकल 27A के तहत ये कोटा सिस्टम 73 में कायम हुआ था। 40 साल के बाद जाके दोबारा से 2013 में जाके इन्होंने रिन्यू किया था, और 2013 में जब 10 साल की रिन्यू हुआ तो ये लोग उस वक्त भी हुकूमत में बैठे थे। तो इनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस वक्त दूर करने के लिए हाथ पाँव मारने चाहिए थे, बजाय कि अब चूंकि उनके तल्लुकात ख़राब हैं पीपल्स पार्टी के और ये ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। जनाब, हमारी कानून साजी की अक्सरियत जो है वो उसी वक्त पास हुई थी जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में थी। तो अब आप किस तरह एतराज़ करेंगे वो भी एक और सवाल है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए, और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।